सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले डाउट्स देख लेते हैं जो डाउट्स है, उसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स करेंगे। तो चलो पहले डाउट्स डिस्कस करते हैं। सो वन बाय वन भेजो, फिर से भेजो ग्रुप में जो डाउट्स हैं ताकि मुझे दिखे, है ना। अच्छा, आदित्य का ये डाउट है। अभी जो अभी डाउट डिस्कस करते हैं वो अभी ग्रुप में भेजो वन बाय वन। चलो पहले ये स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है। सो देखो इसने जो भेजे हैं आदित्य ने, सो ये क्वेश्चन नंबर इनका है 46 ना। देखो 46 जो है, सो जो 46 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल विथ एक्स 1 पे 1/3 है और वाई पे 2/3 है। ओके, और आपको बोल रहा है कि x इज बर्नौली, p की वैल्यू है 1/3, y इज बर्नौली, p की वैल्यू है 2/3। क्वेश्चन देखिए ग्रुप में क्वेश्चन है। सो x बर्नौली है जहां p की वैल्यू 1/3, मतलब x बराबर 1 पे 1/3, तो x बराबर 0 पे 2/3 हो जाएगा। अब z एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है कि x 1 माइनस x कब, जब y की वैल्यू 1 है, और 1 माइनस x कब, जब y की वैल्यू 0 है। ठीक, सो इस तरीके से अब कह रहा है कि गिवन है z इज इक्वल टू 1 है। सो बताओ x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी, x बराबर 1 गिवन z इज इक्वल टू 1। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 1 गिवन z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू 1 कब होगी। सो z x है अगर y 1 है ना। सो इसको तुम अगर खोलना चाहो तो चलो इसको देखते हैं। x बराबर 1, z बराबर 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी z बराबर 1, यही ना। और ये मल्टीपल बार का मतलब होता है गिवन दैट, हाँ यस यस, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ ना। हाँ यस, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। कहीं रहता है x गिवन z है ये, और x होगा x अपॉन z। अगर इस तरह से रहता है तो ये डिवाइड किया हुआ है और ये गिवन है। ठीक है, तो सर इंटरसेक्शन ना होगा इन दोनों का। हाँ इंटरसेक्शन ही है, बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब इंटरसेक्शन ही है। आप सही कह रहे हैं। तो बात वही है, अगर हम ऐसे लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 1। हाँ वही बात है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ज्वाइंट पीडीएफ निकालना पड़ेगा, ज्वाइंट x और z का। तो न्यूमरेटर में क्या है, x z का ज्वाइंट चाहिए, है ना। देखो, सो न्यूमरेटर में x और z का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। So, पहले z इज इक्वल टू 1 फाइंड करो, डिनोमिनेटर पहले देख लेते हैं क्या आएगा फिर। सो क्वेश्चन ये है ना कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट बर्नौली है और x1 1/3 दिस, z इस तरह से है, z1 दिया हुआ है तुम्हें। सो x1 y1 या x0 कुछ भी हो सकता है। बताओ भाई,
x की वैल्यू 1 अगर हो जाएगी मान लो, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर भी डिसाइड कर रहा हूं, फिर डिनोमिनेटर पे आते हैं। सो नाउ आपको फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? एक बार क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो ग्रुप में, ठीक है? कि आपके पास x बर्नौली है जहां x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और y भी बर्नौली है जहां y इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 2/3 है। अब एक z नया रैंडम वेरिएबल है इस तरीके से कि z की वैल्यू x के इक्वल है अगर y आपका 1 है तब, z की वैल्यू 1 माइनस एक्स है अगर y आपका 0 है तब, ठीक है? और चूंकि एक्स वाई दोनों बर्नौली है तो इसके सपोर्ट में या तो 0 होगा या 1 होगा। आपको पता है कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल या तो 0 होगी या 1 होगी, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो y 0 या 1 हो सकती है, उसके हिसाब से z डिफाइंड है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है x इक्वल टू 1 का जब गिवन है z की वैल्यू 1 है। सो a इंटरसेक्ट a गिवन b की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, इस तरीके से। अब मुझे न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, ठीक है? सो x इज इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ x को तुम 1 रखो इसमें मान लो, तो z की वैल्यू 1 कब आएगी? यस, देखो सिंपली मैं कह रहा हूं कि x भी 1 होना चाहिए, z भी 1 होना चाहिए। मुझे वो सिचुएशन कंसीडर करना है जहां x भी 1 हो और z भी 1 हो। तो अगर मैं x को 1 यहां रख दूं तो ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। सो z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0। z की वैल्यू 1 कब होगी? जब y 1 होगा। z की वैल्यू 0 कब होगी? जब y 0 होगा। मतलब x को 1 रखने के बाद बात करूं, इंटरसेक्शन लेना है ना, तो इसका मतलब फर्दर क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 रखने पे z की वैल्यू तब 1 आएगी जब y की वैल्यू क्या होगी? सो x 1 है तो z बराबर 1 होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा? सब लोग कन्विंस हो ना कि मैंने पहले x को 1 रख दिया, ये x है ना 1, तो मैंने इसमें x को 1 रख दिया तो 1 0 हो गया यहाँ वैल्यू। अब z 1 है जब y 1 है और z 0 है जब y 0 है, तो मुझे यहाँ पे z को 1 चाहिए। सो x 1 है तो z 1 है, कब ऐसा? जब y 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि z बराबर 1 रिड्यूस हो गया y बराबर 1 में। अब डिनोमिनेटर, अब आपको z बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, एक बार और क्वेश्चन देखो। अब एक्स वाई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो मैं न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूं? अब अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो मैं न्यूमरेटर को अलग अलग कर सकता हूं। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1। अब देखो न्यूमरेटर में जो आपको जरूरत है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो है कि नहीं, है ना? हाँ, अब मुझे जरूरत है डिनोमिनेटर निकालने की। अब डिनोमिनेटर में क्या है? z की वैल्यू 1 चाहिए, तो यहाँ कुछ भी कंडीशन नहीं है, यहाँ था कि x 1 ही होना चाहिए था। डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ नहीं है कि x 1 ही होगा, x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 किस किस सिचुएशन में आ सकती है, वो सारी सिचुएशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो इनडायरेक्टली चूंकि मुझे आइडिया लगा है टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो z 1, तो अगर x 1 हुआ तो z 1 होगा जब y 1 है, और अगर x 0 हुआ तो उस केस में z की वैल्यू 1 हो जाएगी उस केस में ना। तो कहने का मतलब क्या है? देखो मैं फिर से बताता हूँ। z इज इक्वल टू 1 है तो इसका क्या मतलब है? हाँ, कैसे? डिनोमिनेटर, ऐसा क्यों? z 1 होगा तो y 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि x तो 0 वैल्यू ले सकती है ना। जहां मेरी मजबूरी थी 1 ही रखना, बट यहाँ 0 भी तो हो सकती है x की वैल्यू। x तो बर्नौली है तो बर्नौली में सपोर्ट 0 1 होता है, और बर्नौली में सपोर्ट 0 1 होता है, तो x 0 भी हो सकती है यहाँ पे। तो 0 और 1 हो जाएगी। अगर x को मैं 0 रख दूं तो ये z 0 और z 1 हो जाएगी। सो क्या समझ आया? देखो फिर से। सो मैं यहाँ लिख रहा हूं ढंग से, देखो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी z बराबर 1 गिवन x बराबर 0, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 गिवन x बराबर 1। अब तुम लोगों को ये समझ आया मैंने किया क्या है? क्या हुआ डिनोमिनेटर में, कोई बताओ?
यस, हाँ एक्चुअली ये टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया मैंने। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2, चेक करो। और E1 E2 क्या होता है, जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती है, जो आप कह रहे थे वही बात है कि E1 E2 क्या है, सैंपल स्पेस का पार्टीशन होता है। तो x1 या तो x या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ z कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है, ये बात कर रहा हूं मैं कि z कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है। तो x या तो 0 हो सकती है या 1, तो अब x 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर x 0 है तो z को 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर x 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं किया क्या लेना है तुम्हें, सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी होगी। सो x 1 भी हो सकता है, और अगर x 1 है तो z की वैल्यू क्या है। सो ये बिल्कुल वो फॉर्मूला यूज किया हूं जो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी में करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर E1 A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2, तो ये यूज किया है मैंने। सो E1 x बराबर 0 और E2 x बराबर 1, और आप जानते हो E1 प्लस E2 की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऐड करने पे 1 आती है, क्योंकि ये पार्टीशन बनाता है टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, बेस थ्योरम जो है उसमें। सो एनीवे अब आप देखो आगे। सो आगे क्या होगा, चलो तो इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं। सो एक काम करो, इसको बुला लो नीचे, ठीक है, ये हो गया, और इसको दे दो स्पेस, ओके। सो हम लोग इसके बाद वहां लिख रहे हैं, ठीक है। सो अब इसको भी तुम अगर बुला लो, कहाँ चला गया, तो ये रहा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो सिंपली ओपन कर लेते हैं। तो x बराबर 1 मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1/3, y बराबर 1 दे रखा है 2/3 अपॉन, अब ध्यान दो x बराबर 0, चूंकि x बराबर 1 था 1/3, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में x की इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है मुझे 1/3। सो x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ जी, x इज इक्वल, तो ये हो गया 2/3 आपका इनटू, अब जब x 0 है, इसमें x को 0 रख दो, ये जो वैल्यू है ना, इसमें x को 0 रख दो। सो यहाँ पे जो z डिफाइन कर रखा है, इसमें x की जगह आप 0 रखो। सो जब तुम x को 0 रख दोगे तो z की वैल्यू 0 है अगर y 1 है, z की वैल्यू 1 है अगर y 0 है। x को 0 रखो, क्यों, क्योंकि यहाँ गिवन है मुझे x 0 है, तो इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब x आपका 0 है तो मुझे बताओ z इज इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है y के टर्म में, y is equal to 0 है ना। सो जब x को 0 रख देंगे तो z की वैल्यू 1 तब होगी जब y 0 होगी। तो ये रिड्यूस हो गया y बराबर 0 में, ये रिड्यूस हो गया तुम्हारा y बराबर 0 में, जैसे न्यूमरेटर में किया था मैंने। प्लस ऐसे ही x बराबर 1 तो दे रखा है क्वेश्चन में 1/3। अब देखो गिवन x इज इक्वल टू 1, अब x 1 गिवन है आपको, तो यहाँ x को 1 रख दो, तो x को 1 रखोगे तो 1,0 हो गया, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है z बराबर 1 की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है z बराबर 1 की, तो z की वैल्यू 1 कब होगी सोचो, y is equal to 1 है ना। सो जब x को 1 रख दोगे तो z की वैल्यू 1 तब होगी जब y 1 होगी। तो y 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चलो अभी आगे लिख देते हैं। अब ये कैलकुलेट कर लो तुम, तो ऊपर हो गया 2/9 और यहाँ हो गया 2/3 इंटू y बराबर 1 दे रखा है 2/3 क्वेश्चन में, तो y बराबर 0 हो गया 1/3, और 1/3 इंटू y बराबर 1 दे रखा है 2/3। सो फाइनली सिंप्लीफाई करके देखो कितना आता है ये, आई थिंक 1/2, चेक करो। 2/5 अच्छा 2/5, 4/9, 2/9, कैसे चेक, 1/2 था आंसर, ये 1/2 है। ठीक है ना, हाँ 1/2 ओके। 1/2 ऐसे किसी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है ना। यस सर, ओके ठीक है, चलो अभी इसका डाउट देखते हैं। अच्छा ऐसे इसमें शिवानी ने कैलकुलेशन करके भेज दिए हैं। सो फिर भी देखो तुम्हें समझ आ रहा है क्या, या मैं करके बताऊं मुस्कान। सर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला 1 समझ में आ रहा
4/4 कैसे आ रहा है 1? अच्छा अच्छा ओके, चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, बाकी लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो था आपका कि वो जो मेन क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे थे उसमें ये कह रहा था कि एक आपके पास क्या है, एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट और 4 ब्लैक है और आपने ट्रांसफर किए इसमें 4 बॉल, ठीक। अब जो भी 4 बॉल ट्रांसफर हुआ, अब ये 4 बॉल क्या क्या हो सकता है, तो ये है पार्टीशन E1 E2 E3 E4 इस तरीके से E5 है ना। तो डिफरेंट पार्टीशंस लिख लो कि ये 4 बॉल क्या क्या ट्रांसफर हो सकते हैं। सो एक पॉसिबिलिटी है कि चारों व्हाइट ट्रांसफर हो जाए और 0 ब्लैक हो। E2 है कि 3 व्हाइट हो और 1 ब्लैक हो। E3 है कि 2 व्हाइट हो और 2 ब्लैक ट्रांसफर हो। E4 है, ये सब पार्टीशंस है, मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। सो 1 व्हाइट हो एंड 3 ब्लैक हो, या E5 होगा कि 0 व्हाइट एंड 4 ब्लैक, इस तरीके से। सो ये टोटल पॉसिबिलिटी 4 बॉल ट्रांसफर होगी तो क्या क्या 4 बॉल हो सकती है। अब इस डिफरेंट सिचुएशंस में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब एक बॉल इसमें से मैंने अब ड्रॉ किया, इसमें से मैंने 1 बॉल ड्रॉ किया, 1 बॉल ड्रॉ किया, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए इवेंट ले लेता हूं कि बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, बॉल इज व्हाइट, तो मुझे बताना है कि जो एक बॉल मैंने यहां से ड्रॉ किया वो व्हाइट आएगी, ये मुझे बताना है कि वो व्हाइट है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EIs इनटू ए गिवन EIs, ये हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू ए गिवन EI। अब आपको डाउट ये है कि वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैसे आ रहा है। देखो सो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास क्या है कि ये तो ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पे था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जस्ट ये था कि ये मतलब 2 बार यहाँ ट्रांसफर, एक बार इसमें से इसमें ट्रांसफर हो रहा है और एक बार तुम ड्रॉ कर रहे हो एक बॉल। तो पहले ट्रांसफर वाली बात कर लेते थे। ये फाइंड करने का मतलब है ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग कि 4 बॉल को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है कि 4 व्हाइट एंड 0 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुए होंगे। सो यहाँ पे कितने 4 व्हाइट थे, चारों बॉल ट्रांसफर हो गया। सो 4C4 हो गया, मतलब 4 व्हाइट में से चारों व्हाइट बाहर निकल गए और 4 ब्लैक था, 0 ब्लैक बाहर निकला। सो 4 में से 0 निकला। ये समझ में आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ओके ये सब समझ आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन कर लोगे ना, 4C4 1 हो गया, 4C0 1 हो गया, 8C4 फाइंड करो, कोई क्या आता है, ये आएगा 8 7, इस तरह से कितना आएगा 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन 4 3 2 1। सो यहाँ से आ जाएगा 3 दूने 6 खत्म और 4 दूने 8, तो ये आ जाएगा 70। चेक करो ये 70 आ रहा है क्या, एट सी 470 आएगा। नहीं सर 8C4 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं 8C4 कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा वो तो मैं कॉमन लेकर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। 8C4 आप लोग फाइंड करके देखो क्या आएगा। आपको फिर ब्रैकेट में उसका सम 35 है और उसको 8C4 से करेंगे, तो जब करेंगे तो 35 को पूरा डिडक्ट हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर को 1 हो जाएगा और नीचे से भी बचेगा। हाँ मतलब ये शायद 70 ही आएगा, चेक कर रहा बाकी दो, बस वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये 70 ही आएगा। सो ऐसे ये इन्होंने फाइंड निकालो ही मत ना, आप एक काम करो सिर्फ 1,1 ही रखो उसको और उसको 8C4 को कॉमन ले लो। हाँ वो सब में से डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ। ठीक है, उसको जहाँ डाउट है वहाँ बात करते हैं। तो उसको डाउट है यहाँ पे कि A गिवन E1, अब समझिए आप। सो A गिवन E1 समझो, अब जैसे इसमें डाउट है ना A गिवन E1 में। सो अगर E1 ट्रांसफर हुआ, अब समझो, तो मतलब ये तुम ये मान रहे हो यहाँ पे हमने गिवन है कि E1 वाली सिचुएशन हुई है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती थी ट्रांसफर करने में।
तो हमने यहाँ गिवन है कि E1 हुई, तो क्या प्रोबेबिलिटी, एक बॉल ड्रॉ किया तुमने तो मतलब अब समझो E1 हुई मतलब इसमें तुम्हारे पास 4 व्हाइट है 0 ब्लैक है। अब एक बॉल ड्रॉ करो, बताओ कि इसमें से एक बॉल ड्रॉ करो, सो एक व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने व्हाइट है इसमें 4 और टोटल कितने बॉल है इसमें, 4 यही होता है ना जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो आप, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमें व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट कितने हैं 4 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 4, तो 4/4 व्हाइट 4 फेवरेबल आउटकम। हमको एक व्हाइट बॉल चाहिए, सो व्हाइट कितने हैं 4, तो कोई भी एक निकल सकता है, 4 पॉसिबिलिटी है। और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, सो ये 4 ही है, तो इसीलिए ये 1 आ गया। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, वैसे ही बाकी हो गया कि A गिवन E2, तो इसका मतलब कि अब E1 नहीं हुआ E2 हुआ, तो E2 हुआ इसका मतलब अब सिचुएशन है कि इसमें 3 व्हाइट है और 1 ब्लैक है, अभी ये सिचुएशन है। अब तुम्हें E2 अगर अकर होता है, E2 सिचुएशन होती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है 1 की, हमें ये बताने हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर E2 अकर होती है तो सो E2 का मतलब हो गया 3 व्हाइट 1 ब्लैक, ठीक है। सो 3 व्हाइट है और 1 ब्लैक है। सो बताओ कि A की क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बताओ व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, 3 व्हाइट है तो फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने बॉल है इसमें 4, सो अपॉन 4 ये हो गया। सो फेवरेबल अपॉन टोटल, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3, सो ये वाली सिचुएशन होगी, तो यहाँ 2 व्हाइट है टोटल 4, तो 2/4 सर इस फॉर्मूला से जानते हैं हो गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ। फॉर्मूला से जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। हाँ, तो उससे वो मत करो, वो मत लगाओ, उससे दिक्कत होगा। वो ये A गिवन E1 का तुम्हें मतलब समझना है, वैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी से बचने के लिए हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर लेते, फिर डायरेक्टली हम A निकाल लेते, ऐसा होता तो अगर तुम जो सोच रहे हो तो डायरेक्टली A निकल आता। तो हमें एक्चुअली A निकालने के लिए इन सब की जरूरत है, और ये उस फॉर्मूले से नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तुम लगाओगे, फिर मान लो तुमने अप्लाई किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ A इंटरसेक्शन E1 अब, सो A इंटरसेक्शन मतलब क्या, बॉल इज व्हाइट व्हेन E1 अकर्स, सो ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो 4 व्हाइट 0 ब्लैक है, सो फाइंड करो क्या आएगा। फिर भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन इससे तुम्हें और कॉम्प्लिकेशन होगी। यहाँ इसको यूज नहीं करते एक्चुअली, जो हमने फॉर्मूला को इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, इस फॉर्मूला को ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान है, और ये कैलकुलेट करना आसान है, वो गिवन है एक्चुअली वो क्वेश्चन में ही। तो A गिवन E1 का मतलब ये E1 E2 E3 E4 पार्टीशंस था, तो उस पार्टीशंस के हिसाब से काम करने हैं आपको इस तरीके से। सो कोई भी तुम टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस पर हमें क्वेश्चन करते हो, सो इस तरीके से करना हो, क्योंकि फॉर्मूला लगा दो तो बाद में यही बन के आ जाएगा, अगर उसको खोल दो तुम, तो हमने तुम देखो प्रूफ कैसे प्रूफ किया हमने, सो ये पूरा ओपन होके यही आ जाएगा, तो तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। फिर हमें इसको फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत है, इन दोनों की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी अलग से, और इसका तुम्हें इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा, मीनिंग क्या है। सो A गिवन E1 का मीनिंग E1 सिचुएशन में A की क्या प्रोबेबिलिटी है, E2 सिचुएशन में A की क्या प्रोबेबिलिटी है, E3 सिचुएशन में A की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड E4 सिचुएशन में A की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ हमने E1 E2 E3 E4 को सेट के फॉर्म में नहीं लिखा है उस तरह से, सो यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, उसमें तुम्हें फाइंड करना है, इस तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूले लगाओगे तो फिर वापस इसी में आ जाओगे, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसके लिए देखो बेसिक तुम्हें अगर इसको रिवाइज करना है इस टॉपिक को, तो क्लास 12th के एनसीईआरटी में आपका बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी है 13.3 एक्सरसाइज है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, उसमें जाके आप एग्जांपल एक्सरसाइजेस कर लो, तो एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। वही सब है ये भी, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उससे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेथड, ठीक है ना। अभी समझ आया ना तुम्हें, अब तुम सॉल्व कर दोगे आगे।
Yes, sir. हाँ, अब इसको पुट कर लेना इस फॉर्मूले में तो हो जाएगा। ये उसने भेज दिया ही है। सो नेक्स्ट डाउट देखते हैं। ये क्या मान्य है, कौन सा क्वेश्चन? मुझे 44 46 44 क्या है? 44 कह रहा है कि देखो 44th क्वेश्चन। सो जो 44 नंबर क्वेश्चन इसने भेजा है, सीक्वेंस ए एन गिवन बाई, सो a1 की वैल्यू है √2 और an+1 इज इक्वल टू √2 टाइम an। अब आपको पता है क्या, कोई सीक्वेंस अगर आपको क्या निकालना है, कन्वर्जेंस। सो मैं अगर आपसे पूछूं, मान लो लिमिट ऑफ an n टेंड्स टू इंफिनिटी, मान लो कोई नंबर l आती है, सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an+1? क्या आएगी? अरे अगर ये वाली लिमिट l के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आएगी? l के इक्वल आएगी ना, क्योंकि n वेरी लार्ज है तो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो n+1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कोई डिफरेंस थोड़ी है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब तुम इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तुम दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो। तुम क्या करो, दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो। अब मुझे बताओ इसकी लिमिट क्या लिखूं मैं, उसके हिसाब से लिखूं तो l इज इक्वल टू √2 टाइम an की लिमिट क्या है। अब इस इक्वेशन, इस स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। सो यहां से l² - 2l इज 0। सो l की वैल्यू या तो 0 होगी या l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब तुम डिसाइड करो 0 करेक्ट आंसर है या 2 है, कोई एक होगा। तो सिंपली तुम दिमाग लगाओ, देखो a1 √2 है, a2 फाइंड करते तुम यहां से तो तुम्हारा 2√2 का फिर रूट होता। तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वैल्यू 0 पे कभी जाएगी नहीं, ठीक है। तो वैल्यू कहां पे कन्वर्ट कर जाएगी, 2 पे, कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो वैल्यू बढ़ती जाएगी और जब n बहुत लार्ज है तो उसकी लिमिट 2 हो जाएगी। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो पूछो। तो देखो इसमें ऑप्शन होगा 2 सर। हाँ, इसमें ऑप्शन में तो 2 ही अवेलेबल है, 0 तो है भी नहीं जी। जो आप ये सीक्वेंस बता रहे हो, a1 जैसे गिवन है, a2 निकालेंगे, सिमिलरली a3 अप टू हम an ऐसे इसको पूरा थोड़ा बहुत एक्सपैंड करेंगे तो हमें ऐसी सीक्वेंस मिलती है √2 यस, तो आई थिंक का एक फॉर्मूला होता है वो उस पे कन्वर्ट करती है, मतलब वो n⁻1/n टाइप की बन जाती है। वो भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। यस, तो वो 1 होती है और इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो हम उसको हाँ वो उससे भी आंसर जो आप सोच रहे हो ना, तो एक इंट्यूशन आपको आ जाएगा an क्या है, तो वो पावर बढ़ती जा रही है ना। इसको आप लिखोगे तो यहाँ 2 टाइम 2 की पावर 1/2, फिर यहाँ 1, फिर इस पूरे की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, इस पूरे की पावर 1/2, तो कितनी आ गई 3/4। मतलब इस तरह कहने का मतलब ये है, लेकिन आप पावर हाँ हाँ उससे भी पावर, एक पावर को एक तुम्हें पावर में पैटर्न मिल जाएगा, तो उससे भी आंसर वही आ जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो इसको बोलते हैं रिकर्सिव सीक्वेंस। ये क्या है, ये जब भी रिकर्सिव सीक्वेंस हो तो इस तरीके से ही फाइंड करो। रिकर्सिव सीक्वेंस जब भी हो, या इंडक्टिव भी बोलते हैं, तो जो भी रिकर्सिव या इंडक्टिव सीक्वेंस हो ऐसे ही लिमिट फाइंड करो। तुम्हें कोई मोनोटोन ये सब मतलब जरूरत नहीं, हालांकि डायरेक्टली अप्लाई द लिमिट तुम्हारा एल आ जाएगा। बट इंट्यूशन तुम चेक कर सकते हो कि इसके टर्म्स √2 से ज्यादा ही आएंगे, तो लिमिट भी इंक्रीजिंग है तो ये सुप्रीमम पे कन्वर्ट करती है ना, कि जो लिस्ट अपर बाउंड है वहां पे कन्वर्ट करेगी। किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इसने पूछा है 46। सो 46 था ना, 46 क्या है कि n be a some positive integers, the least integer value of n such that, देखो तो ये तुमसे डेफिनेशन पे पूछ लिया। सो 46 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि
n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है, और आपको लिस्ट इंटीजर n बताना है इस तरीके से कि जो an है आपका, सो आपका an क्या है, आपका an है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 2n, ठीक। और आपको ये दे रखा है कि जो an माइनस 1 है वो लेस देन 1/1000 है। आपको याद है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर इन सच दैट an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। वन पे कन्वर्ट करेगी ये। हाँ, मतलब सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ट कर रही है, कहने का मतलब ये इस एप्सिलॉन के लिए, हाँ यहाँ पे। सो लेकिन आपको n निकालना है, वो n क्या है एक्चुअली, जिसके बाद के सारे टर्म्स इस एप्सिलॉन के क्लोज आ जाए, मतलब इस 1 के क्लोज आ जाएंगे, जो डेफिनेशन होता है। सो कोई दिक्कत नहीं है, n आप रख दो यहाँ पे। n क्या है आपका 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 2n, ठीक है, -1, ये मैंने an की जगह रख दिया, लेस देन 1/1000, ठीक। चलो इसको खोलो अब, तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, यस सर। ठीक है ना। अब देखो, तो अब बचा तुम्हारे पास -1 की पावर n अपॉन 2n का मॉड, लेस देन नहीं बच गया सर, हैं, 1/2 नहीं बच गया सर, वो मोड में सर 1 नहीं रह जाएगा। राइट। तो मॉड है तो n तो नेचुरल नंबर ही है, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं, और -1 का पावर n का मॉड 1 हो गया अपॉन 2n लेस देन 1/1000, ऐसे इक्वल टू नहीं लगा रखा ना, सो इक्वल टू नहीं है, तो ठीक। अब यहाँ से वो कर दो रेसिप्रोकल, सो बताओ n मोर देन क्या 500, तो n की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 500 इक्वल टू कहाँ लगा हुआ है इसमें, इक्वल है ना, हाँ, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं ना, अगर इक्वल होता तो तुम 500 ले सकते थे, इसने कहा n ज्यादा है 500 से, तो ज्यादा है तो अगला नंबर लोगे ना, n नेचुरल नंबर है एक्चुअली, सो n इज अ नेचुरल नंबर, सो n की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो पूछा था क्वेश्चन में, वो मिनिमम वैल्यू 501 है, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू ऑफ n, मिनिमम ये होगा, आगे तुम कुछ भी ले सकते हो, मिनिमम 501, क्योंकि नेचुरल नंबर है इसीलिए। अगर रियल नंबर होता तो उस केस में तुम, है ना, वहां तुम क्या करते हो, यू टेक द इनफिमम, तो सर हम इसमें मॉड को कैसे करते हैं जज कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे? नहीं, जैसे मॉड तो हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है ना। हाँ। सो -1 की पावर n की वैल्यू कभी 1 आएगी, कभी -1 आएगी, n जैसे जैसे चेंज करोगे आप, लेकिन दोनों से सीक्वेंस में होगा। हाँ, जैसे n को मैंने अगर 1 रखा तो -1 हो जाएगी न्यूमरेटर, n को 2 रखा तो +1 हो गई, n को 3 रखा -1 हो गई न्यूमरेटर, तो चाहे 1 हो चाहे -1 हो, मॉड लेने पे अंत में क्या ही आएगा, 1 ही रहेगा, है ना। और सर अगर जैसे इसमें, अगर वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है वैसे, पर अगर जैसे एक x वैल्यू है, उसका पीडीएफ गिवन है, और मॉड x है, उसका पीडीएफ पूछा है, तो उसको, उसमें हम जब x को रिप्लेस करेंगे मॉड x से, तो भी हम ये चीज कंसीडर करेंगे? नहीं, वहां आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका अलग मेथड है, वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता है, सो उस केस में आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और अगर मॉड x की जगह हमें मॉड x स्क्वायर देखना हो तो उसके लिए भी? हाँ, मॉड x स्क्वायर अलग से, मॉड x स्क्वायर एक्चुअली x स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही है ना, इसीलिए नॉन नेगेटिव है दोनों। मॉड x होगा तो हम सीडीएफ के अप्रोच से जाएंगे ना। यस, सीडीएफ अप्रोच से, इन जनरल सीडीएफ अप्रोच से जाएंगे, क्योंकि वो मोनोटोनिक नहीं होता है मॉड, तो हमें सीडीएफ से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा वहां, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 501 हो गया। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। सो हाँ जी इंद्रजीत, सो ये क्वेश्चन है, फिर तुमसे कह रहा है क्या कि फॉर अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन, सो लैटिन स्क्वायर डिजाइन में क्या था कि रो इफेक्ट कॉलम इफेक्ट, हमें रो और कॉलम दोनों ब्लॉक था, है ना, और उसमें ए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, बी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो रो एंड कॉलम बोथ आर, अच्छा वो था ना एक्चुअली ए बी सी डी, और इस तरीके से जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको रिपीटेड लिखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं।
सो ये कह रहा है कि फॉर अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन विथ 5 ट्रीटमेंट अरेंज्ड इन 5 rows and 5 columns. Okay, so the observation corresponding to the second row, the observations corresponding to the second row, third column, and the fourth treatment is missing. अच्छा ये missing वाला केस आ गया. So total of known observations in the row and column, so total of known observation in the row and the column corresponding to the missing observation are तो उसमें रो सम और कॉलम सम दे रहा है ना. Corresponding to the missing observation are 125 and 265. So total of the known observation receiving the fourth treatment, तो D's हो गया ABCD है ना, and the total of all known observations are 220 and 950 respectively. अच्छा, total of the known observations are 220 and 950 respectively. So an estimate of missing observations and the error degree of freedom can be obtained respectively as. So क्या होगा, ये वाला केस तो ऐसे मैंने कराया ही नहीं था ना, क्योंकि मिसिंग वाला हमने वो ज़्यादा डिस्कस नहीं, हमने बस इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन बेस्ड और एनोवा टेबल बनाए थे. इसका उसके आगे है ये वाला केस में क्या फॉर्मूला हालांकि लगाने हैं. सो आपको फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह का सॉल्व एग्जांपल मिल जाएंगे, बुक में है, जो मैं फॉलो कर रहा था उसमें भी है. लेकिन चूंकि मैं जो लेटेस्ट स्क्वायर डिजाइन फॉलो किया था उसमें इन लोगों ने क्या किया था, इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया था ना शायद. हाँ इनोवेटिव बनाई थी, उसमें वो कंसीडर नहीं किया था इंटरेक्शन आई थिंक. और तुम लोगों का जो बुक था उसमें इंटरेक्शन कंसीडर किया था ना मे बी. ओके जी जी हाँ नहीं, वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाली गुप्ता कपूर ना उसमें है. मैं तो वो फॉलो कर रहा था, मोंटगोमरी की बुक आती है डिजाइन एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उससे करा रहा था मैं. हाँ उसमें है मिसिंग वाला, उसमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा. तो इसको तो मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि अभी फिर फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा. सो इसको मैं तुम्हें भेजता हूँ, ट्राई करता हूँ. मतलब ऐसा मुश्किल नहीं, जस्ट फॉर्मूला लगाने, फॉर्मूला से हो जाएंगे. क्योंकि हम CUET में से जहाँ तक हमने देखा है कि जनरली डेफिनेशन बेस्ड या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए. जो आगे जाके टॉपिक है मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले, कोई नहीं, इसको डिस्कस कर लेंगे है ना. सो हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? और कोई डाउट है? भेजा है. यस सर, मुझे एक डाउट पूछना है. हाँ बताइए. तो वो नॉर्मल वाले कि अगर x नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, हाँ x01 को, तो mod x किसको फॉलो करना है? तो mod x के लिए आपको वो लगाना पड़ेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है, वो लगाना पड़ेगा आपको. ये जो क्वेश्चन है x नॉर्मल 01 है. आपको x का PDF पता है ना, ये हो गया. अब मान लो y आपका mod x है, यहाँ से आप y का पहले CDF निकालो. यू फाइंड CDF ऑफ y, तो जो CDF आ जाएगा उसको डिफरेंशिएट करोगे तो PDF आ जाएगा. तो जब आप CDF निकालोगे तो y लेस देन इक्वल टू y होता है, और y आपका क्या है, mod x है. तो mod x लेस देन इक्वल टू x, इसको ओपन कर लो. तो अभी मैं इतने हाफ में ही करता हूँ. जो ओपन करोगे तो आ जाएगा x, सॉरी एक मिनट, x कहाँ से आए, y था, ठीक है. इसी y को कैरी कर रहे हैं, बस y की जगह हमने mod x लिखा, क्योंकि हमें x का पता है PDF है ना. यहाँ से क्या हमारे पास कि x की वैल्यू -y और +y के बीच है. तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, CDF ऑफ x एट y एंड CDF ऑफ x एट -y, ऐसा लिख सकते हैं. क्योंकि x तो आपने नॉर्मली दे दिया है. तो ओके जी. ये क्या निकाला मैंने, y का CDF निकाला x के CDF के टर्म में. आप चेक कीजिए.
सो अब क्या करोगे पीडीएफ निकालने के लिए, यू जस्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, यही ना। सो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या हो जाएगा fy of y is equal to सो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू y, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लो। सो कैपिटल ये हो गया दिस प्लस चेक करो भाई सही है ये, हाँ या ना देख लो। और x था कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, जीरो टू इन्फिनिटी ना। सो y जो आपका है वो पॉजिटिव हो गया, ये समझ लो। इक्वल लगाना, इक्वल टू जीरो भी लगा सकते हो। अब ये पुट कर लो तो कुछ नहीं है, यही तो है। तो आपको x का पीडीएफ लिखना है y के टर्म में, ठीक है, y के टर्म में, यहाँ x के टर्म में लिखा गया है, ठीक है। जस्ट आ जाएगा आपका 2/√2π e की पावर माइनस हाफ y स्क्वायर, y इज मोर देन इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मॉडेक्स का ये पीडीएफ आया, दिस इज अ पीडीएफ ऑफ मॉडेक्स। ওদের তো রাত 10টার সময় ক্লাস করায়, রাত 10টার সময় অনলাইন। তো কোশ্চেন অ্যানসার গুলো যেমন হচ্ছে রাত 10টার সময়ই করা যাবে, কিন্তু বলতে চ্যাপ্টার গুলো আমি বুঝিয়ে দিই যে প্রত্যেক মাসে আছে। না আমাদের নাকি পড়িয়ে দিলাম টিভি করে सर इसमें अपने बाय लेकिन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ऐसे रखी क्योंकि मॉड्यूलस और ये इवन फंक्शन है, तो इसने इसको ट्वाइस करा है या सिंपली ऐड करा है इसलिए ट्वाइस किया। सिंपली ऐड करा है। आप पीडीएफ लिखो, यही पीडीएफ लिखो, जस्ट आप यही वाला पीडीएफ लिखो, जस्ट y यूज करो, प्लस इसमें x की जगह माइनस y रखो। सो यहाँ सिंपली ऐड है ना, सिंपली ऐड किया, मतलब 2 टाइम हो गया। एक्चुअली इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, इसलिए 2 टाइम कर दिया मैंने। और लिमिट को कैसे डिसाइड किया हमने? हाँ, लिमिट आप सिंपली मॉडेक्स के बारे में जानते हैं ना कि x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो जब मॉड लोगे आप, तो नेगेटिव नंबर का मॉड क्या हो जाएगा, थोड़ा मॉड का ही कंफ्यूजन। मॉड के बारे में पता होगा ना आपको। मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो रियल नंबर माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक होता है। कंफ्यूजन क्यों होना है इसमें, आपके पास ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, बीच में 0 है, ये जो नेगेटिव नंबर का मॉड लेंगे तो क्या होगा बाद में, पॉजिटिव। हाँ। सो इसमें अगर मेरे पास x कोई भी रियल नंबर है, तो ये तो बच्चे तो 9 10th में पढ़ाया जाता है कि दिस इज मोर देन इक्वल टू 0। इसमें क्या डाउट है आपको कि मॉड x 0 से ज्यादा होता है, ये सिंपल है ना। मान लो अगर मैं y लिख दूं इसको, तो y मोर देन इक्वल टू 0, यही तो यहाँ यूज किया हमने। सो मॉड x की वैल्यू x आप कुछ भी रखो, नेगेटिव तो आएगी नहीं कभी भी। सो मॉड x y मोर देन इक्वल टू 0, ये जो आपका y बराबर मॉड x था, सो मॉड x का सपोर्ट है मोर देन इक्वल टू 0, और मॉड x की पीडीएफ ये आई है, और सपोर्ट मोर देन इक्वल टू 0। सपोर्ट है तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सो इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगी। সপ্তাহে মঙ্গলবার যেতে পারিনি ओके सर। আগের সপ্তাহে মঙ্গলবার আমাদের পাড়ায় বিয়ে বাড়ি ছিল, আর বিয়ে বাড়ির জন্য না একাডেমি যেতে পারিনি। আমার প্রচন্ড ভয় লাগে স্পন্ডিলাইটিসের ব্যাপার, এরকম নিচু করতে ठीक है जी, ओके, हाँ। और कोई क्वेश्चन डाउट है किसी को? अरे ग्रुप में सर वो पिन किया है मैंने। जी जी, कहाँ? सर इसको हम बीटा के वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? सर पिन किया है मैंने। अच्छा ये पिन किया, ठीक है, हाँ। सो ये है, और रैंडम वेरिएबल x हैज पीडीएफ अल्फा x e की पावर माइनस बीटा स्क्वायर x स्क्वायर, ये है ना, x मोर देन 0 दिस। अच्छा, सो बीटा स्क्वायर
गामा में थोड़ी होता है, गामा में क्या होता है, बीटा होता है ना, और एक्स स्क्वायर भी नहीं होता। सो इफ EX इज √π/2, बट कोई डिस्ट्रीब्यूशन याद करो जिसमें एक्स स्क्वायर आता हो, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके e⁻x² आता हो? क्योंकि गामा से आप तब रिलेट कर पाते जब आपके पास ऊपर बीटा x होता। तो ये मुश्किल नहीं है, इसमें क्या है कि जैसे आपको क्या करना है, ऐसा तो आता ही होगा ना करना सवाल। हाँ सर, वो तो इंटीग्रल करके हाँ यस यस, कि सिंपली वो है कि आप PDF का डेफिनेशन लगाओ और मीन का डेफिनेशन लगाओ और उससे दो इक्वेशन, दो अननोन है तो अल्फा बीटा निकल आए। लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए कोई e⁻−β² x² हो गया, तो एक काम कर सकते हो तुम, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसको कि x²। एक बार बी इंटीग्रल के बीच में जाके वो डायरेक्ट उधर आ रही है वैल्यू। अच्छा ओके, तो उधर शायद इस वजह से मैंने पूछा। हाँ हाँ हो सकता है। तो यहाँ तो नहीं बन रहा है, आगे कैलकुलेशन के दौरान हो सकता है बन जाए, या मैं x² को t ले लूँ तो उससे कुछ बन जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़े क्या रह गया हमारा थ्योरी में, आज थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा थ्योरी कंप्लीट से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, है ना। पहले अभी क्या करते हैं, जो CUET के पेपर है, ताकि हमें इस बात का आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी थ्योरी, हमें ये थ्योरी अभी डिस्कस करना है इसके। हम जनरली डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक पे ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इस टॉपिक पे CUET में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखो पेपर फाइंड करके, पेपर में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं थ्योरी डिस्कस करता हूँ एक बार, है ना। पहले क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो अभी सॉल्व कर लेते हैं। ड्राइव में पेपर है, आप लोगों के पास होगा ये ऑलरेडी। तो एक क्वेश्चन नंबर 29 है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियल डिस्क्रिमिनेट। एक मिनट, तो 29 पेपर में खोलूं तो 29 है। अच्छा तो चलो एक तो 29 देख लेते हैं। ठीक है 29 ट्राई करते हैं ना। ग्रुप में भेजूं क्या? हाँ है, मुझे मिल गया, भेज सकते हैं। 29 है, उस पे बेस्ड कि ये डिफरेंशियलिटी कॉन्टिन्यूटी पे है। देखो 29 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि fx आपको दे रखा है इस तरीके से, x की पावर 2n-3 sin 1/x, कब, जब x नॉन जीरो है, और 0 कब, जब x 0 है। तो बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है x पे, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम में से बताओ कोई। सो 2n + 3 पे क्या कंडीशन, मान लो अगर ये 0 हो गया, सो n की वैल्यू अगर 3/2 हो गई, तो फिर तो ना डिफरेंशिएबल होगा ना कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। अगर 2n-3 की वैल्यू 0 हो गई, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अगर 2n-3 0 हो गई तो n की वैल्यू 3/2 हो गई। सो उस केस में ना तो डिफरेंशिएबल होगा ना कॉन्टिन्यूअस होगा। चेक करो, डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये तो इस केस में होगा नहीं, तो ये जिस भी इंटरवल आएगा वैसे ही आउट हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन, पहला तीसरा तो ऐसे ही आउट हो गया, बचा क्या फिर,
पहला, तीसरा और चौथा तो ऐसे ही आउट हो गया। बट ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन है कि नहीं आप लोग पास? स्क्रीनशॉट भेजूं या मतलब है? 29 क्वेश्चन देखो, दिख तो रहा है फंक्शन, क्या ही लिखना है। ये बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना? अच्छा, 2n माइनस 3 1 कब होगा? सो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक ना? ये वैल्यू 1 कब होगी मैं बोल रहा हूँ? 2n माइनस 3 0 होगी उस पॉइंट पे और 1 होगी इस पॉइंट पे। सो x साइन 1/x तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना? अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो तुम लोगों ने पहले किया है कि नहीं किया? किसी ने ये सब क्वेश्चन नहीं किए पहले? थोड़ा भी आइडिया नहीं है बाकी लोग? मुझे ये बताओ कि अगर वैल्यू पावर 1 हो गई, 2n माइनस 3 1 हो गई मान लो, तो x इंटू साइन 1/x है, तो इसमें तुम x टेंस टू 0 लगाओगे तो क्या आएगी वैल्यू? पावर 1 है तब, x की पावर 1 है तो 0 आ जाएगी, तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गई। तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रोडक्ट टू लगा के देखो, डिफरेंशिएट करके देखो, फिर x को 0 पुट करो तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे मैं सिंपली बता रहा हूं तुम्हें। अब छोड़ो, अगर ये पावर 0 है मान लो, x की पावर क्या है? 0 है, तो x की पावर 0 मतलब 1 हो गई वैल्यू, तो सिर्फ बचा आपके पास साइन 1/x। क्या साइन 1/x कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, और जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। एनीवे, बट इसने कहा था कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इसने कहा था कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब तुम ऑप्शंस देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं तुम ऑप्शंस देखो, तो इसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। इसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब n की वैल्यू 3/2 होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। तो इसने कहा था n की क्या क्या वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, तो तुम ऑप्शन चेक करो, ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इन तीनों में ये पॉइंट इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 1, 3, 4 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, तो आउट हो गया तीनों ऑप्शन। तो सिंपली तुम्हें दिख रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, कुछ करना ही नहीं है फिर तो, क्योंकि n बराबर 3/2 इंक्लूडेड है ऑप्शन 1 में, 3 में और 4 में, तो इंक्लूडेड है। तो मतलब अगर n की वैल्यू 3/2 रख दूं मान लो मैं, तो अगर n को 3/2 रख दूं मैं तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, तो वो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया। तो बचा 2 ऑप्शन करेक्ट है, इसमें क्या करना क्या है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 लिमिट का क्वेश्चन है। सो ये था कॉन्टिन्यूटी पे ही काम हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट जो है तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n माइनस 3 अपॉन n प्लस 3 और इसकी पावर है n प्लस 3 और लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटी। बताओ, सो हाउ विल यू फाइंड द लिमिट? सर उसमें प्लस 3 जोड़ के प्लस 3 माइनस 3 कर देंगे, फिर उसे दोनों के बटन करके 1 माइनस करके ई के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। हाँ, वो पहले लॉग लेंगे ना, लॉग से भी हो जाएगा, वो जो कह रहा है वही चीज है, तुम लॉग लेके भी कर सकते हो, प्रूव हो जाएगा। जैसे ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, दिस कन्वर्जेस टू 1 एंड दिस कन्वर्जेस टू इंफिनिटी, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। यस, सो ओके, सो 1 की पावर इंफिनिटी में तुम लोग क्या करते, एक फॉर्मूला भी था ना इसका, क्या था? सो पावर 3 तुम पहले देखो, एक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखो। सो कैसे भी कर दो तुम, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको तुम n माइनस 3 अपॉन n प्लस 3,
इसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ ओके, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा इक्वल टू एल लिखो एंड दोनों तरफ लॉग लगा दो, फिर बाद में एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। सो इसकी पावर n और n-3 अपॉन n+3, इसकी पावर तुम्हारे पास 3 हो जाएगी, तो ये तो 1 पे ही कन्वर्ट कर जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, तो वो तो 1 हो गया, उसको हटा दो, तो अभी तुम्हारे पास है तो यहाँ पे तुम्हारे पास, अब देखो इसको मैं ठीक, ये 1 हो गया, इसको हटा दूंगा मैं, सो इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस, अब मैं एक्चुअली n+3 -3 कर रहा हूं, तो n+3 -3 तो आ जाएगा -6 अपॉन n+3 इस पूरे की पावर n, ठीक है जी, देख लो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, है ना, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये तो इन्फिनिटी पे जाएगी तब भी ना, n+3 चाहे n है या n+3 है, क्या ही फर्क पड़ता है। सो यहाँ से क्या आ गया, या तुम्हें n+3 वहां भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम वैसे भी कर सकते थे, जो पहले यहाँ भी वो ये काम हम यहाँ भी कर सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया e की पावर -6 इस तरीके से, हाँ, या तुम्हें ये सब इतना नहीं करना, तुम डायरेक्टली इसको यहाँ लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे कन्वर्ट करना हो, दिस इज इक्वल टू ऊपर n+3 लगा दो, तो n+3 को नया नाम दे दो, m दे दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सब फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो दिस इज ऑल्सो फाइन। सो यहाँ इस क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। आई थिंक ये विपुल सजेस्ट कर रहा था ये वाला, है ना, कि ऊपर 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करो, मतलब n-3 को लिखो n+3 -6, सो n+3 अपॉन n+3 1 हो गया, अब -6 अपॉन n+3 उधर चला गया। अब n+3 को मैं मान लो m दे देता हूँ नाम, अगर जिसको इसमें अभी भी दिक्कत हो रहा हो, तो एक काम करो, तुम ऐसा लिखो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, अभी हो गया 1 प्लस -6/m इस पूरे की पावर m, और आप सबको याद होगा ये फॉर्मूला कि लिमिट मान लो m टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x/m की पावर m, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन सीक्वेंस में, सो ये e की पावर x होता है, तो देख लो लगा के उसको वहां पे। सो क्या आंसर आ गया इसका, मैंने m किसका नाम दिया, तो यहां मैंने m नाम दिया है, m मैंने n+3 को नया नाम m दे दिया। तो जब n इन्फिनिटी को जा रही है तो इन्फिनिटी +3 इन्फिनिटी ही होगी, तो m इन्फिनिटी पे जाएगी। सो किसी को डाउट है, देखो इसमें ध्यान से, और भी तरीके हैं जिनको ये समय फिर मेरा लॉग लो, दोनों तरफ लॉग लो, इक्वल टू एल रख के दोनों तरफ लॉग लो, आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला भी होता है, हाँ हाँ, वो यस, तुम जो कह रहे हो वही बता, तो देखो जब भी 1 मान लो ऐसा होता है, यस एक है, मान लो gx की पावर है सपोज hx एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसका फॉर्म अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है तो ये इक्वल आती है e की पावर क्या होता है gx - 1 इंटू hx, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो तुम कि e की पावर gx - 1 इंटू hx, यही चीज के इक्वल होगा। अगर ये इस फॉर्म का है तो दिस क्वांटिटी की लिमिट जो है, मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी gx की पावर hx विल बी इक्वल टू दिस थिंग, तो इससे भी हो जाएगा, ये भी यूज कर सकते हो जो आप कह रहे थे। तरीके और भी हैं, तुम मेथड ढूंढोगे बहुत सारे, एक तो लॉग लगा के वो भी आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो एल लग के, इससे कर लिया वही चीज है, इससे कर लिया तो भी वही होगा। तो ये इस फॉर्म का है, तुम ऐसा लिख के कर लो सॉल्व, तो भी हो जाएगा, इससे और आसानी से आ जाएगा। तुम्हारा ये है ना, घटाओगे 1 तो ये कैंसिल होके बचेगा -6 अपॉन दिस, और ये मल्टीप्लाई होकर सीधा -6 आ जाएगा, तो इससे भी हो जाएगा, मतलब x की जगह वहाँ n है, ठीक है। चलो तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 था।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कॉन्टिन्यूटी पे ही है, चलो ट्राई करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। सो अभी क्वेश्चन वो कैसे आए हैं, ताकि अभी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो इसको अभी देख रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो 31 कह रहा है कि एफ एक्स तुम्हारा है समेशन r फ्रॉम 0 टू n, ठीक है, r फ्रॉम 0 टू n बीटा r और मॉड में x माइनस a है, आई थिंक ना, x माइनस a की पावर r फ्रॉम 0 टू n है, बीटा r आर पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट्स एंड a इज अ रियल नंबर। सो ये जो बीटा r तुम्हें दिख रहा है ये पॉजिटिव है और ये कोई रियल नंबर है। सो तुमसे पूछ रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 1 पे, सो चेक करो ए पे, ये कॉन्टिन्यूअस है ए पे, अगर x टेंड्स टू a लेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या दिक्कत है? मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है ना, सो कॉन्टिन्यूअस तो होगा। सो कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन गलत बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है बी पे, जो कि ए से अलग है, तो मॉड एक्स माइनस ए सिर्फ ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होगी, बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रहती है, ठीक है ना। सो ये ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला भी। और तीसरा कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, सो ये सही बात है ना कि मॉड एक्स माइनस ए है, सो मॉड्यूलस फंक्शन अपने टर्निंग पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। और डी कह रहा है हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा तो नहीं है। सो ऑप्शन चेक करना इसमें क्या है, क्या सही है इसे, सही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हर जगह होता है, डिफरेंशिएबल अपने क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं होता है। क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, तो x माइनस ए जीरो कब होगी, x बराबर a पे, तो x बराबर a पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हो गया ना, 32। सो नेक्स्ट इज 32, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, ये। और 32 कह रहा है तुम्हारे पास कि एक्स वाई इज इक्वल टू ई माइनस ई की पावर वाई है, तो तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मुझे बताओ डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, जब x को 0 रखोगे तो क्या होगी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगी जब x को हम 0 रख देंगे, ठीक है। देखो तो बहुत सारे तरीके हैं हालांकि सॉल्व करने के, लेकिन कर दो डिफरेंशिएट सीधा, क्या दिक्कत है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। जस्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहां से x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, e का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट है, e की पावर माइनस y, सॉरी नॉट माइनस y, e की पावर y है ना, तो e की पावर y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में e की पावर y ही रहेगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो यहाँ से पहले dy बाई dx वाला टर्म एक साथ ले आओ, सो इसको नेगेटिव लेफ्ट में बुला लो, सो x प्लस e की पावर y dy बाई dx इक्वल टू माइनस y हो जाएगा, चेक कर लो। सो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मेरे पास अब आ गया dy by dx की वैल्यू, सो आई हैव dy by dx एज माइनस y अपॉन x प्लस e की पावर y, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। अब
सो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास इधर लिखने से अच्छा है यहाँ लिख लो, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दिस, एक बार और डिफरेंशिएट करो। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, आपको पता होगा कोसेंट रूल क्या होता है। सो डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है फिर से। सो माइनस dy बाई डी एक्स, v एज इट इज, माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, सो 1 प्लस ई की पावर y dy बाई डी एक्स। चेक करना भाई तुम लोग। सो मैंने क्या किया, लगाया कोसेंट रूल। ये थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते थे अगर चाहते तो, y की वैल्यू यहाँ से रख देते, लेकिन ठीक है, रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी। सो देखो फाइनली थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ उसको मैं। सो जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है फाइनली क्या आया। सो इसको तुम ओपन कर लो, तो माइनस में x प्लस ई की पावर y dy बाई डी एक्स, इसको खोलो। सो ये हो जाएगा प्लस y, और ये माइनस माइनस प्लस y तो ऑलरेडी है, प्लस y टाइम ई की पावर y dy बाई डी एक्स। न्यूमरेटर को ओपन कर रहा था, अपॉन डिनोमिनेटर है x प्लस ई की पावर y का होल स्क्वायर। अब सिंपली तुम देखो, मुझे बताओ, क्वेश्चन में आओ। तुम्हें बोला था x को 0 रखना है, तुम्हें बोला था x को 0 रखना है। तो जब x को 0 रखोगे तो यहां से मुझे बताओ इस इक्वेशन से कि y की वैल्यू क्या आएगी। जो मेन इक्वेशन दे रखी है ना, कौन सी मेन इक्वेशन है, ये वाली, ये था ना, ये था तुम्हारे पास मेन क्वेश्चन था कि xy इज इक्वल टू ई माइनस ई की पावर y। तो इसमें x को 0 रख के मुझे y बताओ क्या आएगी। x को 0 पुट करो, सो y की वैल्यू 1। चेक कर लो सब लोग, तो y 1 आ गई। और इसी xy पे dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी। सो यहां से पुट कर दो, x को 0 y को 1 रखो, बताओ dy बाई dx क्या आएगी। -1 अपॉन ई। तो आपको x मिल गया, y मिल गया, dy बाई dx मिल गया। आपसे पूछा गया था डबल डेरिवेटिव, अब इसमें वो सारी वैल्यूज रख दो। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है d2y बाई dx स्क्वायर। सो ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करो। अब जहाँ x है 0 रखो, y है 1 रखो, dy बाई dx है उसको -1 बाई ई रखो। आराम से कैलकुलेशन करो, ठीक है। सो माइनस ई इंटू -1 बाई ई, पहला टर्म हो गया, प्लस 1 प्लस वाई 1 ई की पावर 1, सो ई -1 बाई ई, ये हो गया, अपॉन में इंटू है, और x 0 है ना, तो 0 है तो y e है e स्क्वायर। सो फाइनल आ गया यहाँ से e खत्म, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में अपॉन e स्क्वायर। तो फाइनल e की पावर -2, फाइनल आंसर आ गया, वही जो तुमने कहा 1 बाई ई स्क्वायर। चेक करो सब लोग। सो हमें ये दिया था, ठीक है। सो मैं क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाल लिया, एक बार और डिफरेंशिएट किया, d2 बाई dx स्क्वायर आ गया। बोला था x को 0 रखो, तो x को 0 रखना था, तो मैं मेन इक्वेशन में x को 0 रखा, तो उससे मुझे y मिला 1, क्योंकि यहाँ मुझे x, y, dy बाई dx तीनों की जरूरत है। तो x 0 का मतलब y 1, और x 0 और y 1 का मतलब dy बाई dx -1 बाई ई। अब ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। सो मुझे यहाँ से मिल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। ओके, सो चेक कर लो, ऑप्शन होगा ये। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। अब आते हैं 33 में, जो आप लोगों से कई बार पूछा भी है लोगों ने, देखो करते हैं। हालांकि ये सीरीज का क्वेश्चन है ना। सो 33 जो सीरीज का है, तो सीरीज में क्या है, तो इजी था।
सब क्वेश्चन कहाँ दिख रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन कहाँ दिख रहे हैं? क्वेश्चन एक्चुअली वो ड्राइव में अपलोडेड है। जो CUET 2022 का पेपर है ना, वो उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। अभी कर देख रहा हूँ कि इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो ड्राइव में वो क्वेश्चन है, या मैं अभी ग्रुप में भेज देता हूँ। सर जी, मैंने एक बार सर ड्राइव का लिंक सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। वो डिस्क्रिप्शन में है, तुम चेक करो, उसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। देखो मैंने पेपर अलग भेज दिया है। तो इस पेपर में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। हालांकि कर चुका हूँ पहले, मैं अभी करूँ कि आगे बढ़ूँ इसके आगे। 33 हमने क्लास में कराए थे, शायद डिस्कस किया था। ठीक है ना। सो 30, चलो एक बार देख लेते हैं फिर भी। सो 33 नंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि S है समेशन x की पावर k, है ना, और अपॉन में x की पावर k अपॉन में है k फैक्टोरियल, और k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है ना। सो बताओ भाई, तुम लोग जानते तो भाई क्या होगा इसकी वैल्यू? व्हाट इज वैल्यू ऑफ s? पहचानो इस सीरीज को। तो e की पावर ये है x आपका। ओके, अब ऐसे इन्होंने t दे रखा है, तो मैंने कहा ये e की पावर x तो चलो ये है। अगर e की पावर माइनस x लिखोगे तो वो हो जाएगा समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, है ना। या मैं कहूँ अगर इसको खोल के लिखूं, इसी सीरीज को मैं ओपन करूं, तो ये आता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है। और इसको अगर ओपन करते हैं सो ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा। यहाँ भी ऐसे ही है, प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल x5 बाई 5 फैक्टोरियल चलता रहेगा। तो बस मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगले सीरीज में इसकी जरूरत है ना। तो जो अगला आपका लिखा गया देखो ध्यान से, तो t इसने दिया है क्वेश्चन में आपको समेशन x की पावर 2k अपॉन 2k फैक्टोरियल k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो इसको अगर खोलोगे तो कुछ और नहीं आएगा, क्या आएगा? ओपन करो, k को 0 रखो, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x4 बाई 4 फैक्टोरियल x6 बाई 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब बताओ ex और e की पावर माइनस एक्स, इन दोनों के टर्म में क्या लिख सकते हो इसको? ऐड करके कुछ होगा सर। हाँ, तो तुम इसको ऐड करके देख लो। तो ऐड करोगे तो ऑड टर्म सारे कैंसिल, मतलब ऑड इन द सेंस x की पावर 1 वाला ऑड पावर वाले टर्म कैंसिल। सो x कैंसिल, x क्यूब वाले टर्म कैंसिल, x5 कैंसिल। सो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कुछ और नहीं है, ये e की पावर x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है एक्चुअली। चेक करके देखो। सो आपको क्वेश्चन में दो ही चीज था, आपको चाहिए था s, तो s था e की पावर x, और एक है t है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। यही दो चीज क्वेश्चन में गिवन है आपको, st। सो अब आपसे पूछा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, बताओ। t बराबर s अपॉन 2 है? नहीं। क्या t प्लस s बाई 2 0 है? नहीं, है ना। सो यहाँ से देख लो एक बारी, कह रहा है कि t अपॉन s करोगे तो क्या आएगा, t अपॉन s करके देख लेते हैं। सो ये पूछ रहा है t अपॉन s, बताओ क्या आएगा। तो t आपका है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और इसको डिवाइड कर रहे हैं s से, s है e की पावर x। सो फाइनली हाफ को बाहर रखो, सो जब डिवाइड करोगे तो e की पावर एक बार 1 हो जाएगी, और e की पावर x माइनस एक्स अपॉन e की पावर x, तो e की पावर माइनस 2x हो जाएगी ना। तो यही करेक्ट आंसर है, देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ये ऑप्शन सी है आपका, और यही ट्रू है, मतलब तीसरा ऑप्शन जो है। सही तो हो गया 33। हालांकि ये सीरीज का क्वेश्चन था, सो
34 क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस पे है। देखो कोई डाउट इसमें, देख लो एक बारी। ओके जी, यस सर। चलिए सो नेक्स्ट है 34 देखते हैं। सो 34 क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। चलो मैं भी लिस्ट बना देता हूँ। सो दो लिस्ट है आपके पास। पहली लिस्ट में है इंटीग्रल e की पावर x log x प्लस 1/x dx, ये a है। b है dx अपॉन x log x, बेस e है, मैं नहीं भी लिख रहा हूँ, इसका मतलब वही है e की पावर x log x प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा एक तो दिक्कत ये है, इसने कहीं लिमिट लिखी है कहीं नहीं लिखी है, इसका क्या मतलब हुआ, लिखना चाहिए था ना। मतलब बेस कहीं ई लिखा है कहीं लिखा ही नहीं है। सो है ना, जैसे इसमें ई लिख रखा है, इसमें ई लिख रखा है, इसमें लिखा ही नहीं है। सो और डी है x की पावर x 1 प्लस लॉग x dx। सो ये तो हो गया तुम्हारा ए बी सी डी इस साइड। राइट साइड में है पहला, सो लॉग ऑफ लॉग x, सो लॉग e x प्लस c। दूसरा है e की पावर x log x प्लस 1/x, नहीं माइनस है ना, सो बीच में है माइनस, फिर तीसरा जो है e की पावर x log x, ठीक, इसका बेस e है, प्लस c। एंड चौथा जो है वो आपका x की पावर x प्लस c। और आपको मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है, सिंपली किसकी वैल्यू क्या है। ओके सो ट्राई करके देखो। सर फर्स्ट का तो थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो तो, है ना। हाँ वो उसका डेरिवेटिव है। हाँ सो एक फॉर्मूला था कि इंटीग्रल e की पावर x सम फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव क्या होता है, ये x into fx। ठीक है ये है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका सो a का हो गया c, ठीक है ना। सो इसका c, ये a का थर्ड वाला ट्रू हो गया। ओके सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन करके। हाँ अगर log x को आप t ले लो, हाँ log x को t ले लो, या सिंपली आप डिफरेंशिएट करो तो बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1/दिस log और इस log का डेरिवेटिव 1/x, चेन रूल। या तो इसको डिफरेंस देखो करना क्या है, या तो इनको डिफरेंशिएट करके देख लो क्या आ रहा है, या इनमें से इंटीग्रेट करके देख लो क्या आ रहा है, आपकी मर्जी है। सो इसको डिफरेंशिएशन करके देखो तुम, तो बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1/log, इस log का डेरिवेटिव 1/x, या सब्स्टिट्यूशन कर दो log x को t ले लो, सो इस वाले का ये आ गया। ओके चला के सोल्व करने की तो थोड़े कितना तो मैच कर ही जाएंगे। अच्छा बाकी तो मिला लोगे ऑप्शन से, सो बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे एक्चुअली। जैसे मान लो a का मुझे मिल गया 3, तो इसमें पहला बोल रखा है a का 2 आउट, दूसरा बोल रहा है a का 1 आउट, फिर तीसरा बोल रखा है a का 3, सो यस a का 1। तो देखो ऐसे ही ऑप्शन बाहर होगा, तुम्हें सिर्फ ये दिख गया कि a का 3 है तो इसी से तुम्हारे एग्जाम में काम हो गए, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए टाइम एग्जाम में टाइम सेविंग टेक्निक है ये सब ना, कि ऑप्शन देखो कैसे बना रखा है। तो उसने a का 1 2 3 के साथ मैच कर रखा है, तो a का तो 3 है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें a को 3 से मैच कर रहा है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी चेक करना ही नहीं है। और सर ये तो सबसे इजी था निकालना। हाँ सबसे इजी था ये, यस, तो बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सीखने की बात है तो ये खुद ही हिंट दे रहा है कि ये इसके इक्वल होगा, है ना। और बाकी बचा ये, सो ये इसका हो गया।
ठीक है, एक मतलब सिर्फ एक ही ए आपने देख लिया तो उससे ही आपके आंसर आ गए, तो बाकी कोई जरूरत ही नहीं है। चलो ये 34 हो गया, सो एक आपने देख लिया तो बाकी हो गया, बाकी डिफरेंशिएट कर सकते हो। 35 क्या कह रहा है, अब बाकी हमने कर रखा है। 35 लीनियर मैट्रिक्स का है वो हमने कर रखा है, 36 भी कर रखा है, 37 भी हालांकि एक दिन पूछा था किसी ने तो किया था हमने। सो अभी हम डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन ढूंढ के कर रहे हैं हालांकि, ताकि ये देख सके कैसे क्वेश्चंस आए। तो अभी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि किस किस टॉपिक से आए हैं। सो फिर भी देख लो 37 एक बार और, हालांकि पहले करा चुका हूँ। 37 ये कह रहा है कि ये जो इंटीग्रल है 0 से 1/√2 और y से √1 - y², यहाँ है fxy dx dy। इसको तुम्हें ऑर्डर चेंज करना है, इसका क्या करना है, ऑर्डर चेंज। सबसे पहले तुम ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाने टाइम पे तुम करोगे कि चूंकि ये y के टर्म्स में है तो x की वैल्यू है y से लेके √1 - y² तक, और y की वैल्यू है 0 से 1/√2 तक। ठीक है, यही हो गया। तो मैं तुम्हें क्या बताया था कि जब भी तुम किसी इनइक्वालिटी का ग्राफ बना रहे हो तो सबसे पहले तुम इक्वालिटी का ग्राफ बनाओ। इनइक्वालिटी का पहले इक्वल लगा दो, फिर ग्राफ बना के देखो क्या आता है। तो यहाँ इक्वल लगाओगे, सो मतलब पहले y = x का ग्राफ बनाओ, फिर x = √1 - y², मतलब x² + y² = 1। ये फुल सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, मैं बता दूं तुम्हें, ये जस्ट हाफ सर्कल है क्योंकि यहाँ x नेगेटिव नहीं हो सकता। ये फुल सर्कल है ना, ये फुल सर्कल हो गया। सो y = x लाइन है, सो ये लाइन है y = x और x² + y² 1, तो ये 1 हो गया। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये हाफ सर्कल ही था आपके पास कि x की वैल्यू √+ में है तो x पॉजिटिव ही होगा। एक्चुअली ये वाली साइड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि x की वैल्यू y से यहां तक है ना, 1 - y² तक ही है। सो अब देख लो, तुम कोई भी एक टेस्टिंग पॉइंट ले लो, ठीक है। सो ये जो कर्व मैंने बनाया, ये वाला हाफ सर्कल बनाए हैं, ये इसकी इक्वेशन है x = √1 - y², और यू कैन राइट इट लाइक दिस, बट ध्यान ये रखना कि ऐसा है। और ये लाइन y = x आपको पता ही है। अब आपको डिसाइड करना कौन सा रीजन है, जो कि x की वैल्यू y से यहाँ तक थी, है ना। सो ये यही रीजन होगा। अब टेस्टिंग पॉइंट लेकर टेस्ट कर सकते हो। सर वो वाली लाइन नहीं बनेगी y = 1/√2। अच्छा, आगे बनाया नहीं मैंने, अभी रुक जाओ। हाँ, तो इतना ही बनाया ना, अभी तो ये भी देखना है कि यहाँ पे y = 0 और y = 1/√2। मैं टेस्ट करना, हाँ ये पहले ये चेक करना पड़ेगा मुझे। सो y = 0 कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस। सो y = 0 ये है और y = 1/√2। पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, सो x² + y² 1 है और x = y है, तो तुम्हें x चाहिए ना, क्या y चाहिए, y चाहिए। सो चलो रख दो, y² + y² = 1, सो 2y² = 1, सो y की वैल्यू ±√2, लेकिन मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइड चाहिए। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये यही 1/√2 है एक्चुअली, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है यही 1/√2 है, ये पॉइंट। सो फाइनली कहने का मतलब क्या है कि हमारा x = 0 की, सॉरी y = 0 x एक्सिस, अच्छा ये तो x, सॉरी y√2 ना, तो यहाँ 1/√2 आएगा। ये x एक्सिस 1/√2 है, ये y एक्सिस पे, लेकिन मैंने y निकाली थी, चूंकि y = x है, सो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों 1/√2 आएगा, क्योंकि ये y = x की लाइन है ना। सो इसका जो कोऑर्डिनेट है 1/√2, 1/√2 ही होगा। सो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ये है। सो अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि y की वैल्यू 0 से यहाँ तक, दिस लाइन इज y = 1/√2 एंड दिस लाइन इज y = 0। ओके, अब देखो x की वैल्यू है इस कर्व से, सो दिस कर्व इज इक्वल टू x = y एंड दिस कर्व इज इक्वल टू x = √1 - y²। चेक, तो क्या मिला मुझे, सो हमारा
शेडेड रीजन ये हमारा फिजिबल रीजन है, बाउंडेड रीजन होगा ना। देखो इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू यहाँ y है, x की वैल्यू यहाँ दिस, सो हेयर x इज इक्वल टू y है और यहाँ x की वैल्यू ये है। सो x की वैल्यू यहाँ से वहाँ तक चेक कर लीजिए सर, वो रीजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रीजन सर ऊपर वाला होना चाहिए। चेक कर लेता हूँ, करके फिर से देख लेता हूँ, मैं वेरीफाई नहीं किया ना। सो अच्छा एक मिनट, मैं वेरीफाई नहीं किया, तो चेक कर लेते हैं। हमें कोई टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक करना चाहिए, राइट। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक पॉइंट यही वाला पॉइंट टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये कौन सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1/√2। x0y। हाँ टेस्ट करना जरूरी है। देखो मैं अभी चूंकि गेस किया बिना टेस्ट किए, सो ऐसे कई बार गलतियां हो जाती है, मुझसे भी हो सकती है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि उस कर्व पे पॉइंट ना लेके कर्व के लेफ्ट या राइट में। तो मेरे पास दो कर्व है, क्या क्या कर्व है, तो हमें देखना है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सो आप इस चीज में ये पॉइंट पुट करके देखो कि x को 0 और y को 1/√2 रख के देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, उसको पुट करके देखो ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, ये आपको टेस्ट करना है। ये टेस्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग पॉइंट। एक पॉइंट है फॉल्स आएगा सर। फॉल्स आना मतलब मैंने गलत बनाया ना, हाँ। सो ये मतलब मैंने गलत कर दिया है क्योंकि मैं टेस्ट नहीं किया ना। सो टेस्टिंग पॉइंट, अच्छा सॉरी, अगर फॉल्स आ रहा तो सही बनाया मैंने, अगर ट्रू आता तो फिर वो रीजन होता है ना। मैं चेक कर लेते पहले, सब लोग चेक कर लेगा ना। क्या कर रहा हूँ यहाँ, y² है, सॉरी वो कर्व लिख रहा हूँ मैं, वेरीफाई कर लेंगे। x मोर देन इक्वल टू y लेस देन √1 y² ना, हैं? इनइक्वालिटी तो दिया नहीं सर, इक्वल के फॉर्म में दिया है। अरे यहाँ है ना क्वेश्चन में इनइक्वालिटी, ये तो है। ये y से यहाँ तक किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। हाँ वही तो दे तो रखा है इनइक्वालिटी, दे रखा ना x की वैल्यू y से यहाँ तक जाएगी और y की वैल्यू 0 से यहाँ तक जाएगी। सो y 0 तो x एक्सिस ही हो गया, y √2 1/√2 ये हो गया ना आपका। सो y इस बीच में रहेगी और x आपको देखना है किस बीच में। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इसमें तुम ये टेस्टिंग पॉइंट लिया मैंने, क्योंकि होता क्या है, ये सर्कल है, ये सर्कल है ना, तो इसके अंदर का पॉइंट लिया। सो अंदर तो ट्रू ही आ रहा होगा ये सर्कल के लिए, और उसके लिए लाइन कर्व के लिए देख लो क्या हो रहा है। क्या आ रहा है ये अलग अलग कर दो। देखो ऐसे दिक्कत हो रहा है ना, सो अलग अलग कर लो। अलग अलग मतलब ये है दोनों को अलग अलग टेस्ट कर लो कि तुम्हें देखना है यहाँ पे कि y लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए। चेक करो ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। तो देखो ये लाइन है, ये लाइन तुम्हारा है y इज इक्वल टू x, यस और नो, ठीक है ना, y इक्वल टू x। तो जो हमारा रीजन है या तो इसके ऊपर, अरे कौन सा था, अभी वाला कौन सा है, अरे रे 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 किधर गया, ये तो कल वाला है ना, ये आज वाला है, कल वाला है, ये आज वाला है। पता नहीं क्या हैंग होता रहता है। हाँ देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लाइन y इज इक्वल टू x है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है या तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी, अब इतना ही टेस्ट कर लो। और सर्कल के तो इनसाइड ही आएगा, तो चूंकि सो ये फॉल्स आ गया ना, मैं इस पॉइंट को टेस्ट कर रहा हूं तो फॉल्स आ गया, मतलब सॉल्यूशन इस साइड नहीं इस साइड, तो मतलब मैंने सही बनाया है। चेक करो भाई, एक बार चेक कर लो। इस लाइन के या तो ऊपर वाला रीजन होगा या नीचे वाला रीजन होगा, कौन डिसाइड करेगा, ये y लेस देन इक्वल टू x ना। और ये तो ट्रू ही आएगा, इसका तो ट्रू आएगा क्योंकि एक्चुअली ये कर्व है ना, तो इसका या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। ये जो तुम्हारा सर्कल था, ये सर्कल है, तो तुमने इनसाइड के पॉइंट लिए हैं तो ये तो ट्रू ही आना है क्योंकि पॉइंट तुमने इनसाइड लिया है। अगर आउटसाइड पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे ले लो 3,0, तो ये फॉल्स देगा वो वाला। सो ये तो ओके है। तो मुझे बस यही डिसाइड करना है
कि सर्कल के ऊपर या ये लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। तो अब से है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस लाइन इज y बराबर 1/√2 और दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0। सो y बिटवीन 0 एंड 1/√2, x बिटवीन y एंड √1 - y²। इट इज फाइन, यस और नो? देख लो। तो कहने का मतलब ये हो गया, फिर से देखो, ये है मेरा x बराबर y से x बराबर √1 - तक, और ये स्ट्रिप कहां से कहां पे जाएगी? बॉटम पे 0 पे आ सकती है और टॉप पे यहां तक जा सकती है। अब बनाओ इसको, वो करो। अब इसका ऑर्डर चेंज करो। सो अब क्या करना है तुम्हें? नाउ यू हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अब लिखता हूं मैं। सो अभी एक्चुअली क्या था, यहां पे एक्चुअली ये x की लिमिट थी, है ना, फिर y की लिमिट थी ना। सो अब मुझे कैसे लिखना है? मुझे वो करके लिखना है, ऑर्डर चेंज करके। तो मुझे अब लिखना है dy dx। मुझे क्या लिखना है? dy dx। सो बताओ y की लिमिट क्या लूं मैं? अब मुझे स्ट्रिप बनाना पड़ेगा ऐसा। सो y की लिमिट में क्या लूं? अब मुझे पहले ये स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, इस स्ट्रिप के बारे में सोचना है मुझे। ये मैं न्यू कलर ले लूं, न्यू कलर मान लो रेड ले लिया। सो देखो, मुझे ये जो रेड कलर ले रहा हूं इसका स्ट्रिप बनाना है। सो y इज इक्वल टू व्हाट हेयर? तो y इज इक्वल टू 0 टू व्हाट इज y इज इक्वल टू हेयर? x x। रेड कलर दिख भी रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है कि नहीं? सो ये रेड थोड़ा वैसा कलर है, दिखेगा नहीं। चलो, सो ये जो स्ट्रिप बनाया मैंने, y बराबर 0 टू y बराबर 0 टू y बराबर x, 0 टू x। अब x की लिमिट क्या होगी? इस केस में x कहां से कहां तक जा सकता है? सोचो, इसके आगे नहीं जा सकता ये। 0 से 1/√2। हाँ, तो ये है x बराबर 1/√2, क्योंकि इसके आगे जाएगा तो कर्व चेंज हो गया, 0 to 1 by है ना। सो ये हो गया 0 टू 1/√2 प्लस। प्लस क्यों करना पड़ रहा है? कि इस लाइन के आगे जो रीजन है उसके बारे में तुम्हें सोचना है अभी। सो अब वहां जब स्ट्रिप बनाओगे तुम, तो अगेन एक तो ये है और एक ये है एक्चुअली। सो हालांकि यहाँ फिगर थोड़ा छोटा हो गया तो क्लियर दिख नहीं रहा, बट ये बोल रहा हूँ स्ट्रिप जब बना रहे हो तुम, तो बॉटम लाइन क्या है? अब मुझे dy dx लेना था ना, fxy। सो बताओ, अब यहाँ पे तुम्हारे पास y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? इस लाइन के बाद y की वैल्यू 0 टू, यहाँ ये कर्व देखना पड़ेगा तुम्हें क्या है, यहाँ y निकालना पड़ेगा इसमें तुम्हें। सो 0 टू व्हाट? under root 1 minus x। यस, क्योंकि तुम्हें यहाँ y निकालना है, तो जब y निकालोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्ट्रिप मैंने बनाए हैं, सो अब तुम्हें देखना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। सो यहाँ x 1 है, 0 to 1। नहीं 0 टू 1 क्यों? 1/√2 से 1। हाँ, ये 1/√2 था, ये 1/√2 था ना ये लाइन, तो इस लाइन के बाद ही तो बात कर रहे हैं हम, तो ये 1 तक जाएगी। सो 1/√2 से 1 तक। सो देखो फाइनली ये कहने का मतलब है मेरा कि ये आंसर आया कि y जब 0 से x है, ये है, सो x और x की वैल्यू 0 से 1/√2 तक, 1/√2 से 1 जब x है तो y की वैल्यू 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, सो ये आंसर आया। सो थोड़ा सा यहाँ पे सीधा होता है ग्राफ बनाना एक्चुअली। सो इसके हिसाब से जो आंसर है तुम्हारा 0 से x 1/√2 है ना, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ वाला ट्रू है। सो इसमें फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा था मैं, तो 37 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चेक करो, कोई डाउट है किसी को? अभी भी चेक कर लो।
किसी को अभी भी डाउट है आप बताओ, पर देखो कहीं डाउट हो तो पूछो आप कि कहाँ डाउट है। जब भी इनइक्वालिटी हो पहले आप ग्राफ बनाओ ठीक से, फिर रीजन सेलेक्ट करो, रीजन सेलेक्ट करके ऑर्डर चेंज करो। तो ऑर्डर चेंज ये है कि यहाँ था dx dy, तब मुझे dy dx करके लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, देखो। सो 38 क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that x more than 0, mod y less than 3 and y square more than 3x। ठीक, नहीं 4x, सॉरी, y square more than 4x। ठीक है, इसका एरिया फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जितने भी इनइक्वालिटी से पहले इक्वालिटी लिखो, तो लिखो तुम, एक होगा x बराबर 0, फिर मॉड y बराबर 3, फिर y स्क्वायर बराबर 4x। तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू प्लस माइनस 3। ठीक, हाँ। सो अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। सो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सो ये जो लाइन है ये आपका है x बराबर 0 की लाइन, y एक्सिस। y बराबर प्लस माइनस 3, सो मान लो 1 2 3, सॉरी 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 उल्टा हो गया, x पे चला गया ना। y बराबर 3 यहाँ पे आएगी ना, y बराबर 3, 1 2 3 मान लो ऐसा, 1 2 3। लेट्स से दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और ये लाइन x इज इक्वल टू 0 था, दिस वाज x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस लाइन। अब आपसे पूछा है y स्क्वायर बराबर 4x, स्क्वायर ही है ना, हाँ, y स्क्वायर बराबर 4x। तो ये तो हो गया तुम्हारा पैराबोला अराउंड x। यस सर। तो पहले तुम देखो, तुम्हें अगर डाउट हो कि ये किस पॉइंट पे कट करेगा इस दोनों को, तो पहले तुम सॉल्व कर लेना। y स्क्वायर 4x है और यहाँ मॉड y बराबर 3 है, तो y स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 स्क्वायर बराबर 4x, तो x बराबर आएगी 9/4। 9/4 मतलब 1.25, नहीं 2.25। ओके जी, 2.25। तो कहीं ना कहीं 2.25 पे कट करेगी, तो ये कुछ इस तरह से मान लो रफली ऐसा है। तो जहां ये कट कर रही है, अगर इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये 2.25 है, ठीक है ना। ये 2.25, 1 2 3, ये 2.25 पे कट कर रही है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि रीजन कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा रीजन है। सो उसके लिए अब इनइक्वालिटी पे आना पड़ेगा। सो समझ में, देखो डिसाइड कैसे करते हैं। देखो फिर से, जिनको डाउट पिछले क्वेश्चन में हो रहा था उनके लिए बता रहा हूँ फिर से। ये था x मोर देन 0, तो ये लाइन है x इक्वल टू 0, तो इस लाइन के आगे x मोर देन 0 है, इस लाइन के पीछे x लेस देन 0 है। तो किधर जाना है मुझे, आगे या पीछे? सो मुझे इस लाइन के इधर वाला एरिया सेलेक्ट करना है। सो मैं जब भी सेलेक्ट करूंगा इधर वाला, तो इधर वाला आउट हो गया रीजन। अब इस पे आओ, मॉड y लेस देन 3 था, इसका मतलब y की वैल्यू -3 और +3 के बीच लेनी है मुझे। सो y बराबर 3, y बराबर -3, इसके बीच लेनी है, मतलब इसके नीचे वाला रीजन होगा, इसके ऊपर होगा, मतलब इसके ऊपर इसके रीजन नीचे, ये लेना है मुझे। सो इधर वाला आएगा। अब तुम्हें एंड में कॉमन रीजन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुमने देखा कि इसका इधर, इसका नीचे, इसका ऊपर, अब यहाँ पे है y स्क्वायर मोर देन 4x। तो कोई देखो, ये जो कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x, या तो उसका इनसाइड रीजन होगा या आउटसाइड रीजन होगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है, जो कर्व है पैराबोला का, ये इनसाइड रीजन लूं या आउटसाइड रीजन लूं, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि इनसाइड रीजन या आउटसाइड रीजन। तो कोई पॉइंट ले लो, चाहो इनसाइड का ही पॉइंट ले लो। मान लो ये 3,0 पॉइंट है ना, इसी को टेस्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। सो 3,0 मेरा टेस्टिंग पॉइंट है। तुम इसमें पुट करके देखो ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। 30 सो 0 मोर देन 12 फॉल्स, तो मतलब इनसाइड रीजन नहीं है, इसका आउटसाइड रीजन है, आउटसाइड रीजन है। अब तुम्हें कॉमन फिजिबल रीजन दिख गया होगा कि पैराबोला का आउट है इस लाइन के नीचे, इसका इधर, तो ये एक तो ये रीजन आया, ठीक, और इतना ही नीचे भी है क्योंकि इसके ऊपर, इसके इधर, इसके इधर।
ठीक है जी। सो इस तरीके से अभी जो ब्लैक रीजन आपको दिख रहा है वो आपका रीजन है जिसका एरिया निकालना है। चलो तो दोनों सिमेट्रिक होगा तो ऊपर वाले का फाइंड करते हैं, डबल कर देंगे। तो जो एरिया मुझे चाहिए वो अब ये होगा कि मुझे चाहिए था फिजिबल रीजन, तो एरिया सो 2 टाइम डबल इंटीग्रेशन से ही कर देता हूं। सो एरिया जो है डबल इंटीग्रेशन से सिंपल। अब देखो तुम दिमाग लगाना अपना कि तुम कौन सा रीजन तुम्हें बेटर रहेगा। सो मैं स्ट्रिप ऐसा लेता हूं, देखो ध्यान से, कैसे भी ले सकते हो तुम। सो पहले मैं क्या लिखूं, dy dy, तुम्हारी मर्जी है, तुम dx भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर dx लिखना चाहो तो dx dy, तो जो स्ट्रिप पहले ऐसा लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं dx लूंगा तो x एक्सिस के हिसाब सोचूंगा। तो यहाँ x बराबर क्या है, 0, और यहाँ x बराबर क्या है, सो y स्क्वायर बाई 4। सो आपका रीजन है 0 से y स्क्वायर बाई 4, ये dx हो गया। अब dy, अब ये तो स्ट्रिप मैंने, हाँ सो ये 0 से 3, 2 टाइम इसलिए किया कि जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया, डबल कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, क्योंकि रीजन एरिया निकाल रहे थे ना, तो हो गया, अब हो जाएगा 2 टाइम 0 से 3, ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 4 dy। अब 2/4 तो ऐसे ही बाहर, y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, सो y क्यूब बाई 3 मतलब 3 का क्यूब 27/3। देख लो कितना है ये, 3 या 9/2 आई थिंक। ठीक है जी, 9/2 आंसर। अब चेक कर लो आप लोग, कहीं डाउट है तो बताओ। तो ये 38 नंबर क्वेश्चन ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का हो गया। ओके है, हाँ या ना? यस सर। चलो ये तो हो गया तुम्हारा 38 नंबर क्वेश्चन। 39 फिर से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का है। 37 भी चेंज ऑफ ऑर्डर का, तो 39 फिर से चेंज ऑफ ऑर्डर का है। सो 39 क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरह से है कि 2x से 1 माइनस एक्स fxy dx dy, ठीक है, 2x से 1 माइनस एक्स और 0 से 1/3, ठीक है। तो फिर से यहाँ इनइक्वालिटी बना लो पहले। तो x की, देखो यहाँ तुम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, हालांकि क्योंकि ये लिमिट x के टर्म में है, तो x की लिमिट x में कैसे होगी, तो यहाँ तुम्हें खुद ही समझना है कि ओके सो x की लिमिट एक्चुअली यहाँ पे तो ये y है एक्चुअली, तो यहाँ ये y की लिमिट है एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि x के टर्म में y की लिमिट होगी। सो y मोर देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x, ये मतलब है कि y की वैल्यू 2x से 1 माइनस x में है और x की वैल्यू 0 से 1/3 में। तो ये तो आ गया तुम्हारा रीजन, बट इसका ग्राफ बनाने से पहले हम इक्वल टू कंसीडर करेंगे ताकि लाइन बना सके, कर्व बना सके। पहले ग्राफ बनाएंगे y बराबर 2x का, y बराबर 1 माइनस x का, x बराबर 0 का और x बराबर 1/3 का। तो इसका ग्राफ बनाना है, चलो ग्राफ बनाते हैं। सो y बराबर 2x, x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास y बराबर 2x, y बराबर 2x हो गया, एंड y बराबर 1 माइनस एक्स, मतलब x प्लस y 1 हो गया एक्चुअली। सो ये लाइन आ जाएगी x प्लस y इक्वल टू 1, x बराबर 0 y एक्सिस, x बराबर 0 y एक्सिस, ठीक है, और x बराबर 1/3। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, जब तुम्हें समझना है कि ये दोनों कर्व कहाँ पे कटेगा तो इसको सॉल्व कर लेना। सो 2x बराबर 1 माइनस एक्स, सो x बराबर 1/3 आ गया। सो मतलब ये दोनों कर्व कहाँ पे कटेंगे, 1/3 पे। तो ये जो मैं ग्राफ बनाया बहुत छोटा सा हो गया, सो ये 1/3 ही है। सो मैं थोड़ा सा लार्जर ग्राफ बनाता हूँ। सो देखो ग्राफ ये होगा, सो 1 यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। सो x जब हाफ है तो y 1 होगा, सो y बराबर 2x, ये आपके पास आएगा
x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, y बराबर 2x, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये जो जहाँ मिल रहा है ये आपका 1/3 है, ये हमने चेक किया, ठीक है। और यहाँ अगर इधर देखोगे तो ये आएगा क्योंकि 2 टाइम्स है, सो ये 2/3 है, ओके, ठीक है। और ये तो हाफ था। अब तुम डिसाइड करो रीजन खुद ही। सो रीजन देखो अब, नाउ डिसाइड द रीजन। ये कहना था y मोर देन इक्वल टू 2x। सो कोई टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर लो, y मोर देन इक्वल टू 2x। जैसे मान लो कि ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x, तुम्हें डिसाइड करना है इसका राइट या इसका लेफ्ट। डिसाइड करो, बताओ इसका राइट लूं या लेफ्ट, राइट साइड या लेफ्ट साइड। सो कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल इधर ही पॉइंट ले लो, मान लो 2,0 पॉइंट ले लिया मैंने सपोज। सो ये 2,0 पॉइंट ले लिया, इसको रख के देखो इसमें, किसमें, इसमें पुट करके देखो ट्रू या फॉल्स। या ऐसे डायरेक्ट बताओ y बराबर 2x है, फॉल्स आएगा सर, फॉल्स आएगा। सो फॉल्स की मतलब इधर पॉइंट लिया हूं तो सॉल्यूशन इस साइड है इसका। ऐसे भी तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ठीक है ये इस साइड है, ठीक है ना, तो इसका इस साइड आएगा। सिमिलरली y लेस देन 1 माइनस x, तो ये लाइन है y इक्वल टू 1 माइनस x, तो इसका अपर हाफ या लोअर हाफ, तो फिर से यही टेस्टिंग पॉइंट ले लो, थ्रू जीरो। टेस्टिंग पॉइंट उस कर्व पे नहीं होना चाहिए बस, या तो उसके राइट में या लेफ्ट में, अप में, डाउन में, इस तरीके से। सो 2 0 को इसमें टेस्ट करो। x को 2, y को 0। कितना टाइम लगेगा? फॉल्स आएगा ना, y लेस देन 1 माइनस x था ना, तो y लेस देन इक्वल टू माइनस x। तो ये जो कर्व है ये एक्चुअली था, जैसे ये था y बराबर 2x, ये था y बराबर 1 माइनस x, इस तरीके से। सो फॉल्स आया तो मतलब इसका ऊपर साइड पॉइंट लिया ना, फॉल्स आ गया, तो उसका सॉल्यूशन दूसरे साइड है। सो इसका सॉल्यूशन इस साइड है, मतलब इसका सॉल्यूशन इस साइड है, ठीक है, तो इसका इस साइड था। अब आपका है x मोर देन इक्वल टू 0, तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 0 वाला। सो मोर देन 0 मतलब इस साइड, सो इसका इस साइड था, इसका है ना, और इसका इस साइड है, कॉमन है, इसका इस साइड आपको दिख रहा होगा रीजन। ऐसे तो y लेस देन 1/3, सॉरी x लेस देन 1/3, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 1/3 है। सो कहने का मतलब मुझे समझ आ गया रीजन जो है ना, इसका ये नीचे था, सो आपको समझ आ रहा होगा ये रीजन है। ओरिजिन मान के कैसे करते हैं सर? ओरिजिन तब मानते हैं जब कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रही हो, ठीक। जैसे ओरिजिन तुम इसके लिए टेस्ट कर सकते थे, y बराबर 1 माइनस x है ना, इसमें तुम 0 0 रख के देखो क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे y लेस देन 1 माइनस x है, सो y को 0 x को 0 रख के देखो क्या होगा, तो ट्रू आ रहा होगा, क्योंकि ओरिजिन से साइड है। तो ओरिजिन तब टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं, ओरिजिन को टेस्ट करते हैं जब वो कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रहा हो। तुम अगर इसमें टेस्ट करोगे y 2x लेस देन इक्वल टू y, अब यहाँ ओरिजिन रखोगे ट्रू ही आ जाएगा हमेशा, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे। कोई टेस्टिंग पॉइंट उस कर्व का नहीं होना चाहिए, कर्व के बाहर का होना चाहिए, कर्व पे नहीं होना चाहिए। सो एनीवे, सो यहाँ से क्या हो गया, ये आपका सेडेड रीजन है। अब मुझे क्या चाहिए था, ऑर्डर चेंज करना है, ओके। सो अभी मेरे पास क्या था, देखो अभी मेरे पास क्या था, अभी मेरे पास था कि हालांकि इसको ठीक से लिखना चाहिए था, इसको dy dx था एक्चुअली, ठीक है ना, हालांकि ये एक्चुअल में dy dx था, ठीक है ना। तो अब इसको चलो टेस्ट कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि ये पहले y की लिमिट लिखा था, अब मैं x की लिमिट लिखूंगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे ये ध्यान रखना ये कौन सी लाइन थी, तो ये थी y बराबर 2/3, ठीक है। सो ये देखो यहाँ बताओ इस कर्व की इक्वेशन क्या है, लेफ्ट साइड 0 से। अब यहाँ देखना है आपको कि x की वैल्यू क्या है, सो यहाँ x की वैल्यू है y/2, तो x बराबर 0 से y/2। अब ये स्ट्रिप जो मैंने बनाया कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 2/3, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में अब ये है, यहाँ भी आएगा dx dy,
सो डी एक्स पहले लिख रहा हूँ। अब ये ऊपर की बात करना है, यहाँ बनाओ स्ट्रिप। सो व्हाट इज दिस कर्व एंड व्हाट इज दिस कर्व? 0 से 1 माइनस एक्स। 0 से, अब यहाँ पे तुम्हें किसकी वैल्यू नहीं x लिख रहे हैं, तुम्हें y के टर्म में बताना है। x इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस y, ठीक है ना। तो 0 से 1 माइनस y। अब ये यहाँ पे क्या था, ये 1 था, ये y इज इक्वल टू 1 था, ठीक है ना, यहाँ y बराबर 0 था। सो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2y3 से 1, तो ये आंसर हो गया आपका 2y3 से 1। नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन, तो वो भी इजी है। सो ये इसका आंसर क्या आया, तो इसका आंसर देख लो 0 से 2/3 और y/2, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। और एक और क्वेश्चन है, देख ही लो। तो एक और क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 40 नंबर क्वेश्चन है। सो 40 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है जी, ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं सर, देख लीजिए थोड़ा उसे। अच्छा, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? तो देखो क्या है, शुरू में पूछ लेते ना क्या है यहाँ पे। इफ ओनली 2 ऑब्जर्वेशन ऑन xy x1 x2 है, हाँ, आर अवेलेबल, देन कोवेरियंस बिटवीन दिस इज। तो इसमें क्या दिक्कत है कोवेरियंस में? दो ऑब्जर्व, बस तुम्हारे पास 2 वैल्यू है। क्वेश्चन तो कई लोगों ने भेजा है, तो थोड़ा पहले याद दिलाते ना, या तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। 8 to 9 मेरी दूसरी क्लास भी होती है। सो ये तो शुरू में ही पूछ लेते हैं। All the variable data is zero then कौन सा बताऊं? तीनों। इसको एक काम करना, तुम अभी नेक्स्ट क्लास में पूछना है इसको, फिर कल 6 to 8 फिर से क्लास है, कल पूछना एक बार स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी 8 to 9 दूसरी भी क्लास है और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। और भी क्वेश्चन रह गए थे ना एक, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मुझे याद दिला देना। या फिर शुरू से डाउट कलेक्ट करके, जो स्टार्टिंग में हम लोग 1 घंटे डाउट किए थे ना, तो 1 घंटे डाउट ही पूछना, क्योंकि कल क्लास लिया नहीं 8 to 9 मैंने, आज भी। डिस्कस कर लेते हैं सर, क्लास में डाउट है। हाँ, वो तो अभी चलते रहे, एग्जाम तक तो डाउट डिस्कस करेंगे, डाउट से तो फायदा ही होता है सबका। अभी ये पहले फिनिश कर लो, ठीक है, अभी 40 नंबर क्वेश्चन कर लो और उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाए, कल थ्योरी कर लेंगे, डाउट कर लेंगे। सो 40 देख लो एक बार। और निकेत, तुम्हारा जो डाउट है वो तुम कल एक बार 6 to 8 में स्टार्टिंग में ही पूछ लेना, क्योंकि 8 to 9 मेरा दूसरा बैच है, कल भी ले नहीं पाया मैं बिकॉज इसका लाइट नहीं थी, और आज फिर छूट जाएगा। सो 40 देख लो क्या कह रहा है। 40 जो कह रहा है वो है एरिया बाउंड्री, तो हो जाएगा ना, इजी है यार। 4, ये मैंने पहले भी शायद अभी क्लास में एक बार पूछा था किसी ने, 4/3x² और y बराबर 2x - 1, तो इसका ग्राफ बना लूँ, है ना, तो ये तो हो जाएगा मुझे लगता है। 4y बराबर 3x² ना, तो क्या हो जाएगा, y के अराउंड ये पैराबोला तुम्हारा कुछ इस तरह से है, एंड 2x - 1, तो x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 होगी, एंड y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1/2। तो ये कहीं ना कहीं इसको कट करेगा ना, तो ये थोड़ा इस तरह से होगा। और जब तुम्हें समझ ना आए इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं, तो सिंपलीफाई कर लिया करो। सो 4 टाइम 2x - 1 बराबर 3x², तो इससे पता चल जाएगा तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है। सो यहाँ से तुम देख लो 3x² - 8x + 4 = 0, ठीक है ना। सो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी। सो वो 2 वैल्यू ये होगी जहाँ वो कट रही है ना, जहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 2 वैल्यू आएगी। और अब तुम्हें ये रीजन निकालना है एरिया का, ये हो जाएगा, तुम लोग कर पाओगे क्या? पिछली क्लासेस में डिस्कस हुई क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कराए हैं। तो जस्ट क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और dx, तो इसका एरिया क्या होगा, मान लो इसकी इक्वेशन है gx और लोअर की इक्वेशन है fx, तो ये हो जाता है, या अगर वैसे करना है dy dx, तो ये dy हो जाएगी fx2gx, और x की वैल्यू मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो x1 से x2, ठीक है ना, ये हो गया 1 dx। और ये gf क्या है, ये यही है gf, यही तुम्हारे पास है। एक होगा y बराबर 3x²/4 और एक दे ही रखा है y बराबर 2x - 1, तो एक तो ये है और एक ये है। सो अपर कर्व तो लाइन है,
तो ये जो मैंने gx लिखा है वो तुम्हारा ये है, और जो fx लिखा है वो ये है। x1 x2 क्या है, तो इसको सॉल्व करो, x1 आएगा, इसको सॉल्व करो, x2 आएगा, और उसको पुट कर लेना वहां पे, ठीक है ना, तो हो जाएगा। अपर कर्व लाइन है ना, तो ये gx है, लोअर कर्व पैराबोला है, तो ये तुम्हारा fx है, तो इसको रख दो, लाइन से पैराबोला y की जो वैल्यू है और इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। सो बाकी एक बार बस मेरा आज का पर्पस ये था कि शुरू में डाउट डिस्कस किया, और अभी मैं चाह रहा था कि जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस क्वेश्चन थे वो एक बार हम सॉल्व कर लें, बस ये चाह रहा था मैं। सो वो हो गया एक बार। अब मुझे लगता है ज़्यादा होगा नहीं कोई क्वेश्चन शायद डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का। तो ये क्वेश्चंस थे, एक बार तुम्हें आइडिया लगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अब डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का एक क्लास में थ्योरी पूरा डिस्कस करेंगे, आप लोगों को आता ही है, बस एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका भी, और एक बार ये होगा कि हमने क्लास में एक बार डिस्कस कर लिया कि क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरम्स है, क्या उससे रिलेटेड है। फिर आगे डाउट ही होगा, प्रीवियस ईयर पेपर सभी करने हैं, अभी एक हम CUET का कर रहे हैं, एक बार फिर से शायद ये हो सकता है होगा अभी डाउट्स में। बाकी कल जो डाउट रह गया जिन लोगों का, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सर जो CUT का सर मतलब पहले का सर 19-20 का पेपर है सर, वो अपलोड नहीं है क्या? होगा ना, उसमें नहीं है शायद, तुम्हारे पास पेपर है ना, इसके पास इंद्रजीत के पास पेपर है शायद, ओल्ड पेपर, तो मुझे भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव में, ये व्हाट्सएप पे भेज देना, या मैं तुम्हें एक्सेस है ना, तो मुझे भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा। और पेपर्स हैं वो और मैं अपलोड कर देता हूँ, मुझे भेज देना जिनके पास भी जो भी पेपर्स हो, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे आज रात को। ठीक है चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। 8 to 9 क्लास ले लेता हूँ मैं, कल बाकी डाउट जिनका रह गया वो कल पूछना। थैंक यू सर। जी थैंक यू।